आंगन से बहू दिव्या के झल्लाने की तेज आवाजें आ रही थीं। आम के पेड़ पर अमर बेल फैल गई थी। बस डंडे से उसी को खींच खींच कर अलग करती जा रही दिव्या लगातार गुस्से से बड़बड़ाती जा रही थी। रसोई घर में सबका खाना बनाती मनोरमा जी ने एक गहरी सांस भरी। वो समझ रही थी कि ये चिढ़ अमर बेल पर नहीं बल्कि उनके लिए है। दिव्या उनका गुस्सा बेल पर निकाल रही थी। उन्हें उठाकर बाहर नहीं फेंक सकती, इसलिए बेल को फेंक कर अपने दिल की भड़ास पूरी कर रही थी। ये परजीवी भी हर जगह उगाते हैं, बेशर्मों की तरह अच्छे भले पेड़ को बर्बाद कर देते हैं। हरा भरा फलदार पेड़ है, पर ये सब उसका रस चूसकर उसे सुखाकर मारकर ही दम लेंगे। दिव्या के ये शब्द सुनकर मनोरमा जी की आंखों की कोर नमी से भीग गई। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपनी आंखों में आंसू आने से रोका। बेटे के घर में माँ परजीवी होती है। मनोरमा जी के कलेजे में एक हुक उठी और माँ अपने ही बेटे की गृहस्थी को चूस कर उसे ख़त्म कर देगी। मनोरमा को दिव्या की छोटी सोच पर अफसोस हुआ। माँ अपनी छाती से लगाकर अपना दूध पिलाते हुए कभी भी अपने बच्चे को परजीवी नहीं कहती, लेकिन उसी बेटे के घर में अगर 2 रोटियां खा ले तो उसे परजीवी, घर को बर्बाद करने वाली कहा जा रहा है। माँ के खून और दूध से सींचा जाने वाला बेटा वंश बेल होता है और बेटे के अन्न पर सींची जाने वाली माँ अमर बेल होती है। माँ और बेटे में शायद यही फ़र्क होता है। आँख की कोर पर छलक आए आंसू को पोंछकर मनोरमा जी सबके लिए खाना बनाने लगीं। रात में अपने बिस्तर पर जाकर लेटने तक का सारा समय मनोरमा जी पर भारी बीता। दिव्या पूरा दिन किसी न किसी बात से अमर बेल का उदाहरण देकर उन्हें ताना मारती रही। जब दिव्या दोपहर में अपने कमरे में जाकर लेटी, तब मनोरमा आंगन में पेड़ के पास खड़ी हो गई। कोने में नुची हुई टूटी फूटी बेल पड़ी थी। मनोरमा को उससे करुणा हो आई। कहने को अमर बेल है, लेकिन परजीवी कहकर सबकी नफरत ही इसके हिस्से आती है, जैसे आजकल मनोरमा के हिस्से आ रही है। हफ्ते के 6 दिन तो ठीक से निकल जाते हैं, क्योंकि दिव्या ऑफिस चली जाती है, सुबह जाने की तैयारी में होती है और आने पर थकी होती है तो कमरे में चली जाती है। इसलिए मनोरमा जी से सामना कम ही होता है। लेकिन छुट्टी वाले दिन मनोरमा जी को बहुत भारी लगते हैं। दिव्या, बच्चे, उनका बेटा अमन सब घर पर रहते हैं। मनोरमा को दिव्या के बोलने से उतना दुख नहीं होता जितना अमन के चुप रहने से होता है। पराये का ताना उतना नहीं चुभता जितना पेट जाए का मौन। अमन की भी मानो इसमें पूरी स्वीकृति है और छुट्टी वाले दिन मनोरमा जी को लगता कि वो बेटे बहू के वांछित बगीचे में अमर बेल की तरह हैं, अनामंत्रित, अवांछित, परजीवी। 2 वर्ष पहले अमन के पिता की मृत्यु के बाद मनोरमा जी बनारस के अपने घर में अकेली रह गई थी। इकलौता बेटा बहू कानपुर में रहते थे। बनारस में घर में तमाम काम वाली लगी हुई थी। अड़ोस पड़ोस भी बहुत अच्छा था। सब लोग एक परिवार के सदस्य की तरह रहते थे। मनोरमा जी को पति की यादों के साथ वहाँ रहने में कोई परेशानी नहीं थी। सबके साथ हंसते बोलते, एक दूसरे के सुख दुख बांटते दिन कब निकल जाता पता ही नहीं चलता था। और यहाँ मनोरमा जी आकर अपने पलंग पर लेट गईं। यहाँ दिन पहाड़ बनकर छाती पर लदा रहता है। नई नई यहाँ आई थी तो मनोरमा जी अड़ोस पड़ोस में भी कभी कभार उठने बैठने चली जाती थीं। ज़्यादा पंचायत करने की तो उनकी वैसे भी आदत नहीं थी, लेकिन हल्की फुल्की बातचीत करके मन बहल जाता था। मनोरमा जी तो बनारस छोड़कर यहाँ आना ही नहीं चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि घर चाहे बेटे का ही क्यों ना हो, मगर आजकल के माहौल में वो भी अपना नहीं होता। लेकिन अमन और दिव्या तब बहुत जिद करके उन्हें साथ ले आए थे। कानपुर आने के बाद जल्दी ही उन्हें बेटे बहू की मंशा का पता चल गया। अमन बनारस का उनका 2 मंजिला मकान बेचकर कानपुर में अपने नाम से बड़ा मकान लेना चाहता था। सदियों पुरानी घिसी पिटी चालबाजी और स्वार्थ की कहानी मनोरमा जी के साथ भी दोहराई जा रही थी। मनोरमा जी कहने भी किससे जाती। उसके दूरदर्शी पति ने जमाने के चलन को भांप कर ही शायद पूरा मकान मनोरमा जी के नाम पर कर देने की समझदारी दिखाई थी, नहीं तो शायद बेटा बहू उन्हें कब का चलता कर देते। मनोरमा जी ने बनारस का मकान अपने जीते जी बेचने से साफ मना कर दिया। तभी से बेटे बहू का रवैया उनके प्रति पूरी तरह बदल गया। दिव्या का मुंह मनमाने और अपमानित करने के ढंग से खुलने लगा और अमन ने चुप्पी साध ली। एक दिन दिव्या ने उन पर आरोप लगा दिया कि वे अड़ोस पड़ोस में बेटे बहू की चुगली करने जाती हैं। बस तब से आहत होकर उन्होंने किसी से बात करना भी छोड़ दिया। उन्होंने काम में अपने आप को व्यस्त कर लिया। सुबह 5 बजे उठकर दोनों बच्चों के लिए टिफिन बनाना, बेटे बहू का नाश्ता, फिर लंच, बच्चों के स्कूल से लौटते ही उनका खाना पीना और फिर रात का खाना।
वे थक कर चूर हो जाती, पर उफ तक नहीं करती। मनोरमा जी यहाँ मन में सहजीवन का भाव लेकर आई थी। सोचा था कामकाजी दिव्या को उनके आने से सहारा हो जाएगा। बच्चों की देखभाल और भाइयों के कामकाज पर नजर रखने में वे दिव्या की सहायता करेंगी। उसकी जिम्मेदारियों का बोझ हल्का हो जाएगा और मनोरमा जी को भी दोनों पोतों के बचपन का आनंद और परिवार का सुख मिलेगा। लेकिन दिव्या ने नौकरों को हटाकर उन्हें नौकरानी बना दिया। इस पर भी उन्हें परजीवी की संज्ञा दे दी। अब और अपमान सहना उनके बस में नहीं रहा। इससे पहले कि बेटा बहू उन्हें किसी दिन चले जाने को कहें, वो अपना मान रखकर खुद ही जल्दी यहाँ से चली जाएंगी। सुबह ही उन्होंने दोनों को अपने निर्णय से अवगत करा दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया, मानो उन्हें मुंह मांगी मुराद मिल गई हो। तीसरे ही दिन अमन उन्हें इंटरसिटी पर बिठा गया। उससे इतना भी नहीं बना कि उन्हें घर तक पहुंचा देता, पर अब मनोरमा को उससे कोई उम्मीद भी नहीं बची थी। बेटे की गृहस्थी और जीवन परिपूर्ण था। उसे न भोजन की आवश्यकता थी, न वातावरण से प्राप्ति की। ट्रेन चल दी और पीछे छूटते हुए शहर के साथ मनोरमा ने पिछली कड़वी बातों को भी छोड़ दिया। स्टेशन पर कुली से सामान ऑटो में रखवाकर वो अपने घर पहुंच गई। घर को देखते ही अपनेपन के एहसास ने मनोरमा को भिगो दिया। ताला कुंडी खोलने की आवाज़ आते ही आसपास के सब लोग आ गए। मनोरमा को देखते ही सब अत्यंत प्रसन्न हो गए। कोई दौड़कर पीने का पानी ले आया, कोई चाय तो कोई अपने घर से खाने की थाली परोस कर ले आया। सबकी खुशी छलक पड़ती थी। ऊपर वाले हिस्से में मनोरमा ने किराएदार रखे थे। वे दोनों भी अपने बेटे को लेकर आ गए। जब मनोरमा कानपुर गई थी तब उनका बेटा मयंक 6 माह का था। अब वो 2.5 साल का हो गया है। आते ही उसकी माँ ने बताया कि ये दादी है। बस मयंक ताती ताती करके उनकी गोद में चढ़ गया। रात मयंक की माँ ने ही उनके बिस्तर पर धुली हुई चादर लगा दी, तकिए का लिहाफ बदल दिया, ओढ़ने की धुली चादर रख दी। मनोरमा जी की आंखें भीग आईं। वहाँ वो हफ्तों दिव्या को कहती रहती कि चादर और तकिए की लिहाफ बदल दो, लेकिन बदले नहीं जाते थे। मयंक रात में कहानी सुनते हुए उनके पास ही सो गया। उसे छाती से चिपटाकर मनोरमा जी को लगा जैसे वो बरसों बाद चैन की नींद सोई हैं। सुबह उठने की आहट लगते ही मयंक की माँ चाय ले आई। इससे पहले कि वो गैस सिलेंडर की चिंता करती, एक पड़ोसी पहले ही अपना भरा हुआ सिलेंडर रखकर गैस चूल्हा शुरू कर गए। शाम होने तक तो उनका रसोई घर और फ्रिज सारे जरूरी सामान से भर चुका था। घर में ऐसी रौनक हो गई कि लगा ही नहीं कि वे यहाँ से कभी गई भी थी। दूसरे दिन उनकी पुरानी महरी काम पर वापस आ गई। मनोरमा को वापस आया देख महरी इतनी खुश हुई जैसे उसकी माँ आ गई हो। जीवन सुचारू रूप से सबके साथ हंसते बोलते चलने लगा। नन्हा मयंक दिन भर ताती ताती करता आगे पीछे घूमता रहता। उसकी माँ और पिता भी बेटे बहू जैसा आदर देते। मनोरमा को मयंक की माँ तो उनके आने से बहुत खुश थी, क्योंकि मयंक की देखभाल अब परिपक्व व अनुभवी हाथों में हो रही थी। एक दिन दोपहर में महरी अपनी बेटी को लेकर आई और बोली, माँ जी ये मेरी बेटी है। मैं और इसके पिता काम पर चले जाते हैं तो ये अपने बड़े भाई के साथ घर पर रहती थी, लेकिन अब इसका भाई भी काम पर जाने लगा है। इसे मैं घर पर नहीं छोड़ सकती। लड़की जात है, डर लगा रहता है। अगर मैं दिन भर के लिए आपके पास छोड़ सकूं तो निश्चिंत होकर काम कर सकूंगी। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो बड़ी मेहरबानी होगी। माँ जी मेरी बेटी आपकी छत्र छाया में सुरक्षित रहेगी। महरी ने हाथ जोड़कर विनती की। मनोरमा को भला क्या ऐतराज होता। सीधी सादी सी 16-17 साल की पारो अगले ही दिन से मनोरमा के पास आने लगी। मना करने पर भी वो घर के 4 काम खुशी से कर देती। चाय बनाना, कपड़े सुखाना, उन्हें तह करके रखना, रसोई घर की साफ सफाई करना। मनोरमा उसे पौराणिक कहानियाँ सुनाती तो वो बड़ी दिलचस्पी और खुशी से सुनती। धीरे धीरे और भी लड़कियाँ मनोरमा के पास आ गईं। मनोरमा उन्हें कढ़ाई, बुनाई, सिलाई सिखाती। दिन भर घर उनकी चहचहाहट से गूंजता रहता। मयंक भी इतनी सारी दीदियों को पाकर प्रसन्न था। मनोरमा का परिवार अब काफ़ी बड़ा हो गया था। लड़कियों के चहकते और उनके माता पिता के संतुष्ट व निश्चिंत चेहरे देखकर मनोरमा की आत्मा को अपार संतोष मिलता। आजकल के ज़माने में लड़की की सुरक्षा से बढ़कर और क्या तसल्ली होगी, और मनोरमा जी वही पुण्य का काम कर रही थीं। अपने भरे पूरे सुखी परिवार को देखकर उन्होंने संतोष भरी गहरी सांस ली। जिसे आपकी ज़रूरत ना हो उसके लिए कितना भी करो, कितने भी अच्छे ढंग से रहो, पर आप रहोगे सबकी नज़र में परजीवी ही। लेकिन किसी का सहारा बनना जीवन को एक अलग ही सार्थकता, एक उद्देश्य, एक दिव्य संतोष प्रदान करता है। मनोरमा जी का जीवन अब सही मायने में सहजीवन के भाव से परिपूर्ण था। दोस्तों कहानी कैसी लगी अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए, और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।